देश में हुआ कोरोना का महाब्लास्ट। एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो 2,265 मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटों में 1,92,000 से ज्यादा मरीज भी हुए ठीक। महाराष्ट्र में भी बना कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो 568 मरीजों ने तोड़ा दम। 7 लाख के करीब पहुंचा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। हरिद्वार के पतंजलि संस्थान भी पहुंचा कोरोना वायरस। 83 लोग मिले पॉजिटिव। बाबा रामदेव का भी हो सकता है कोविड टेस्ट। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने बंगाल दौरा किया रद्द। आज शाम को 5 बजे करेंगे वर्चुअल रैली। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब मंडी बोर्ड ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। बता दें, मौजूदा रबी सीधे भुगतान प्रणाली पहली बार लागू होने से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और जिन्हें दूर करने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड ने राज्य की अनाज मंडियों में किसान सहायता केंद्र स्थापित कर दिए। अब आपको ये बता दें कि सहायता केंद्रों पर फसल की अदायगी सीधी किसानों के खाते डालने के लिए किसानों को नए पोर्टल पर रजिस्टर किया जा सकेगा। अब पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने बताया कि ये कदम किसानों के बैंक खातों में समय पर अदायगी को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि समय तकरीबन 12 लाख किसानों में से 6 लाख किसानों के जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उधर हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज और सख्ती के आदेश दिए। यहां अनिल विज ने कहा कि कोरोना रोकने के 2 तरीके हैं। एक लॉकडाउन है जिसे हम लगाना नहीं चाहते, और उन्होंने क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। कोरोना सारे देश में और प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना को रोकने के 2 तरीके हैं। एक लॉकडाउन है जो हम लगाना नहीं चाहते। दूसरा है कोरोना के प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन, वो हम करना चाहते हैं। समय समय पर हम कदम उठाते जा रहे हैं। पहले हमने कर्फ्यू लगाया, फिर हमने लोगों के एकत्रित होने की सीमा तय की कि इंडोर 20, इंडोर 50 और आउटडोर 200। और अब हमने सभी दुकानों को कल से शाम को 6 बजे से बंद करने का निर्णय लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि गैर जरूरी जितने भी कार्यक्रम हैं उनको रद्द किया है, और जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के तहत जो हमने 50 इंडोर और 200 आउटडोर की है, अगर एसेंशियल कार्यक्रम हैं तो उसकी भी कंसर्न एसडीएम से इजाज़त लेकर करें, ताकि इसका नियंत्रण किया जा सके। अगर कोरोना और बढ़ेगा, सख्तियां और बढ़ा दी जाएंगी, और हम इसी से ही कोरोना को नियंत्रित करें। नहीं, हम बिल्कुल लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा इंडस्ट्रियाँ चलती रहेंगी, मज़दूर काम करते रहेंगे। जो डे शिफ्ट के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो नाइट शिफ्ट के हैं वो 10 बजे से पहले आ जाएं इंडस्ट्री में, सुबह 5 बजे के बाद छुट्टी कर लें, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और इंडस्ट्रियां भी चलती रहें। हम किसी प्रकार का लॉकडाउन करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। किसी को इसके बारे में भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोई संशय नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। केंद्र सरकार ने कल रात को रीएलोकेशन की है। हमें 162 मीट्रिक टन उन्होंने अलॉट की है, और वो हमारे लिए सफिशेंट है। हम उसमें अपने अस्पतालों को पूरी तरह से मुहैया करा सकते हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि उनको अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। इससे लोग भयभीत होते हैं, लोगों में भगदड़ मचती है। हम किसी का भी 1 लीटर भी ऑक्सीजन रोकना नहीं चाह रहे, ना रोक रहे हैं।
दिल्ली को हमारे पानीपत प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुई है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को हुई है, 50 मीट्रिक टन पंजाब को हुई है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले दिल्ली के भरो, फिर एक टैंकर हरियाणा का भरो और 5-7 के बाद फिर एक पंजाब का भरो, ताकि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। ये तो देशव्यापी समस्या है, सबको ज़रूरत है। हमारे पास अगर और कुछ भी होगा हम वो भी देंगे दिल्ली को, लेकिन हम किसी का रोकना नहीं चाहते। तो जैसा कि आपने देखा कि हाँ, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। इस बीच अगली खबरों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बजाय कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। खुद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक हाई लेवल बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बंगाल बीजेपी के अनुरोध पर पीएम मोदी बंगाल में 23 अप्रैल को शाम 5 बजे वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और इससे पहले 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना संबंधी स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर 10 बजे वे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बातचीत करेंगे। अब आपको ये बता दें कि आज दोपहर 12:30 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि 23 अप्रैल को पीएम मोदी बंगाल में 4 कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में उनकी रैलियां थी। बंगाल बीजेपी ने इन रैलियों के लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि वे आज कोरोना के मौजूदा हालातों की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसी के बाद पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल बीजेपी के अनुरोध पर 23 अप्रैल को शाम 5 बजे वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। उधर भारत में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होने से पहले फाइजर ने बड़ा ऐलान किया है। अब आपको ये बता दें कि फाइजर ने क्या कुछ कहा है। भारत में वैक्सीन की सप्लाई सिर्फ सरकारी चैनल से करेगा, यानी कि अब कंपनी से सीधे किसी प्राइवेट चैनल को वैक्सीन देने से इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में फाइजर केंद्र राज्य सरकारों के साथ ही वैक्सीन को लेकर सप्लाई करेगा। प्राइवेट अस्पतालों को अभी ये नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही बाद में सरकारें ऐसा फैसला करती हैं तो उस पर काम भी किया जाएगा। बता दें कि फाइजर भारत में बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर फाइजर की ओर से ये बयान तब आया जब भारत में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होनी थी। बता दें कि मई में ये चरण शुरू होगा और फाइजर उन कंपनियों में से एक है जिसने भारत में सबसे पहले वैक्सीन के लिए अप्लाई किया था। हालांकि बाद में उसने अपनी अपील को वापस ले लिया था। बता दें आपको कि भारत विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे रहा है, तो यहां फाइजर ने बड़ा ऐलान किया है। साफ तौर पर यह तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां इसी के साथ सरकारी संस्थानों को वैक्सीन अब दे दी जाएगी। इस बीच भारत विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, तो यहां बड़ा ऐलान किया गया है फाइजर की तरफ से। तो लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो इस बीच वैक्सीन के बारे में एक बड़ा ऐलान किया गया है। भारत विदेशी वैक्सीन को अब मंजूरी दे रहा है, तो इसी के साथ ही फाइजर का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। उधर देश भर में वैक्सीन की कमी की खबरें चर्चाओं में हैं और ऐसे में एक तस्वीर हरियाणा के अंबाला से भी आपको दिखाएंगे, जहां सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घर भेजा जा रहा है। और साथ ही अब आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां सिविल अस्पताल के बाहर वैक्सीन की डोज खत्म होने के पोस्टर लगाए गए। वहीं वैक्सीन की कमी को लेकर सिविल अस्पतालों के वैक्सीन इंचार्ज ने बताया कि बुधवार को उनके पास वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी, जिस पर अंबाला सिविल सर्जन को ये जानकारी दी गई थी। हम इधर वैक्सीनेशन लेने आए थे, बट वो अभी कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। नहीं, हमने अभी फर्स्ट डोज लगवानी है, वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड वाली शायद है, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो पहले फर्स्ट डोज ही लगवाने आए हैं। अब देखो कहीं और पता करते हैं। मैडम जो फर्स्ट डोज हाँ जी, हमारी कोविशील्ड की डोज़ कल ख़त्म हो गई थी। सीएमओ साहब को संपर्क कर लिया गया है और हमारे यहाँ सेंटर में कोविशील्ड अब आने ही वाली है, रास्ते में है। अभी भी मेरी बात हो गई है, वी आर गोइंग टू गेट द डोजेस।
थोड़ी सी दिक्कत सुबह पब्लिक को आई है, पर हमारे पास कोवैक्सीन प्रेजेंट है जो हम लगा रहे हैं। मैम, लोग वापस जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। पहली डोज जो लेने आ रहे हैं उन लोगों को मना किया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। एक्चुअली कोविशील्ड जैसे मैंने बताया शॉर्टेज होने की वजह से ख़त्म हो गई थी, परंतु कोवैक्सीन उपलब्ध है जो प्रेफरेबली सेकेंड डोज को हम लगा रहे हैं। बट अगर कोई सीनियर सिटीज़न या ऐसे कोई इमरजेंसी के लिए आता है तो हम कोवैक्सीन भी लगा रहे हैं, हमको फर्स्ट डोज भी लगा रहे हैं। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। देश में कोरोना का महाब्लास्ट हो चुका है, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बीच एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,329 नए केस सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना से, और 24 घंटों की बात करें तो 2,256 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। देश में अब तक 1,86,928 लोगों की कोरोना से मौत बताई जा रही है, और फिलहाल देश में 24 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि जहां देश एक तरफ महामारी की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं देश में अब तक कुल कई ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, और इस बीच बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी का महाब्लास्ट शुरू हो गया है। ऐसे में 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आना देश और आम जनता के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए हैं। उस बीच 24 घंटे की बात कर ली जाए तो यहां 2,256 लोगों कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की मौत की बात करें तो 1,86,928 लोग, इस बीच मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, और 24 लाख से ज्यादा लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस बीच कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं, और देश में अब तक कुल और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आना बेहद ही चिंता का विषय है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल मुंबई में क्या कुछ सामने आ रहा है। जी साधना, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने देर रात गुरुवार से लेकर 1 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। अब तमाम कड़े पाबंद लगाए गए, जिसमें मुंबई की लोकल कही जाने वाली मुंबई लोकल में अब सिर्फ एसेंशियल सर्विस के नाम पर जाने वाले लोगों के लिए अनुमति रहेगी। मुंबई की बेस्ट बस की बात करें या फिर प्राइवेट तमाम डोज ट्रांसपोर्टर की सेवा की बात करें, सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकते हैं। उनमें भी सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लोग ही सफर कर सकते हैं। ऐसे में दफ्तरों की बात करें तो दफ्तर को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% लोग ही जाएंगे। इस तरह के तमाम गाइडलाइन के साथ मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया गया है कि पूरी तरह से मुस्तैद रहे और जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन करें। वहीं दूसरी तरफ जो आंकड़े बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े 568 है, और मुंबई में 75 आंकड़े हैं, जबकि मुंबई में पिछले दिन के आंकड़े सिर्फ 62 थे। कहीं न कहीं मुंबई में जो मौत का आंकड़ा फिर से बढ़ा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई कि किस तरह से पूरे मामले को जो कंट्रोल किया जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार देखे जा रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में आंकड़े जो है आए दिन नए नए उछाल के साथ, नए नए आंकड़े के साथ आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं। जी सत्यप्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने ब्रेक द चेन लागू किया था। क्या हम ब्रेक द चेन को लॉकडाउन का एक स्वरूप मान सकते हैं? देखिए साधना, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। जाहिर तौर पर उन्होंने ब्रेक द चेन का नाम दिया था और मिनी लॉकडाउन लगाया था, लेकिन उसके अलावा जो अब लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र सरकार मुंबई पूरी बढ़ चुकी है। मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के आज से आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होता है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं चुनौती है महाराष्ट्र सरकार के लिए। जी सत्यप्रकाश, जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में 3 लाख से भी ज्यादा केस आना सरकार के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को आखिर कैसे काबू में किया जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र
मुंबई में लोग आर्थिक राजधानी मानकर लोग अपने अन्य अन्य राज्यों से यहाँ आते हैं। ऐसे में स्थिति बेकाबू होना भी लाजमी बनता है, क्योंकि जी, बिल्कुल, यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और ऐसे में जीविकोपार्जन के लिए अपने अपने घरों से सुबह निकल जाते हैं, देर रात तक वापस आते हैं। अगर की ट्रांसपोर्टर की बात की जाए तो मुंबई की लोकल में आपने देखा होगा तमाम भीड़ें एक तरफ दिखती है। महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन भीड़ कम नहीं होती है। वेस्ट बस की बात किया जाए या अन्य ट्रांसपोर्टरों की बात किया जाए, सब जगह भीड़ दिखाई देती है। मॉल में देखा जाए, फिर सब्जी बाजार में देखा जाए तो भीड़ रहती है। अमूमन इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग पिछले 9 महीने जद्दोजहद किए, उसके बाद 2 महीने की राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से पहले नाइट कर्फ्यू, फिर मिनी लॉकडाउन, फिर अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया, तो जाहिर तौर पर ये संक्रमण तो फैलने वाला है। लेकिन जिस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ी है, तो लिहाजा नहीं माना जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्तों में इसके आंकड़े में जरूर कुछ न कुछ जो है कमी देखी जा जी सकती है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो ब्रेक द चेन लगाया गया और उस बीच हम इसको लॉकडाउन का स्वरूप एक तरह से मान भी सकते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है? सत्यप्रकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप कि यहाँ बड़ा हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, मुंबई से सटे पालघर इलाके में वल्लभ हॉस्पिटल में जो है एक अचानक आग लगने की घटना आई। घटना के बाद से आनंद फानन फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम स्थानीय पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद हुआ, लेकिन जिस तरह से आग अपने आगोश में लेती हुई चली गई, ऐसे में जानकारी मिल रही है कि अब तक 13 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में तमाम तरह के मरीज वहाँ भर्ती हुए थे, इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरह से अचानक आग लगी है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ने की बात कही जा रही है वो कहीं से रहा है। अभी ये मामला दूसरी बार इस तरह से हुआ कि किसी हॉस्पिटल में इस तरह की मौतें हुई है, तो चाहे तो महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय है। सत्यप्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अभी एक हादसा पहले भी हुआ कि ऑक्सीजन का टैंकर जो है, हादसा यही हुआ कि आप भी जानते हैं और देश भी बखूबी जानता है, एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी है और उस बीच एक ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का टैंकर फूट जाता है, उसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं लापरवाही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें एक के बाद एक घट रही है, महाराष्ट्र सरकार और जो स्थानीय मनपा है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरह से ये पालघर जिले के एक हॉस्पिटल में जो घटना हुई है वो कहीं कहीं निंदनीय है, लेकिन माना जा रहा है कि ये भी कहीं कहीं लापरवाही का एक नमूना माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, स्थिति बताई जा रही है, वो कहीं से रहा है। जी सत्यप्रकाश, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कहां की तस्वीरें हैं और पूरा मामला क्या है? देखिए, ये आज जो है मुंबई से सटे पालघर जिले की वल्लभ हॉस्पिटल की है, जहां पे तमाम मरीज जो है इलाज करवा रहे थे। उस दौरान अचानक हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने की घटना का कारण अभी नहीं पता लगा है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं वो 13 के आसपास बता रहे हैं मौत का। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि मौत के आंकड़े में इजाफा हो सकता है, क्योंकि और कई मरीज ऐसे थे जो ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर पे थे, जिनका इलाज चल रहा था। ऐसे में स्थिति बताई जा रहा है कि ये कहीं न कहीं अचानक घटना हुई है, जिसको लेकर आनंद फानन में स्थानीय पुलिस और जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल तमाम जो राहत बचाव कार्य वो युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द सरकार इस पे जरूर अमल करेगी और कुछ न कुछ घोषणा करेगी। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और खबर में हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र के विरार में बड़ा हादसा हुआ है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। हादसा हुआ है, आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच और एक भी डॉक्टर नहीं था वहां पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई।
फायर का कुछ भी सो ही नहीं था। यहाँ पे 3-4 लाख रुपए बिल करते, 2-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। विरार में बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। या तो ये लापरवाही का अंजाम नजर आ रहा है और इस बीच बताया जा रहा है कि अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है। बड़ा हादसा हुआ है और इस बीच ये पूरी घटना में आग लगने से 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आग लगने के समय आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र के विरार से। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है। बड़ा हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस बड़े हादसे की पूरी जानकारी में सामने आया है कि आग लगने से 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने के समय आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे। तो यहां बताया जा रहा है कि एसी में हुए शॉर्ट सर्किट को इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। और फिलहाल यह जानकारी सामने आई है कि दुर्घटना सुबह 3 बजे हुई। ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये बड़ा हादसा हुआ है और इस बीच बताया जा रहा है कि आग का शिकार हुए सब लोग कोरोना संक्रमित थे। साफ तौर पर एएनबी न्यूज आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। महाराष्ट्र के विरार में बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सक रहे हैं, जहां विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है। तो यहां पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। आग लगने से 13 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और यहां यह भी सामने आया है कि आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे। उधर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक कार में अचानक धमाका हुआ और इस धमाके में बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान जा चुकी है। और ऐसे में यहां क्वेटा में बम धमाका हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत भी हुई है और जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बीती रात होटल की पार्किंग में कार खड़ी थी और जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक जहां ये ब्लास्ट हुआ उसी होटल में चीन के अधिकारी ठहरे थे। वहीं धमाका इतना भयंकर बताया जा रहा है कि आसपास का इलाका पूरी तरह कांप उठा और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इस बीच पुलिस ने बताया कि इस धमाके में आसपास मौजूद 17 कारें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। वहीं सरकार की तरफ से जारी बयान में भी कहा गया कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही पता किया जाएगा कि इसके पीछे असल में मकसद क्या था। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने घटना की पुष्टि करते हुए दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है और अगर ये आतंकी मामला हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। उधर पंजाब के अमृतसर में बारिश होने के कारण मौसम सुहावना हो गया है। वहीं कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को भी राहत मिली है। मौसम सुहावना होने के कारण लोग भी काफी खुश नजर आए। तो यहाँ लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिली है। बताया जा रहा है कि झमाझम बारिश का सभी लोग आनंद भी ले रहे हैं। देखो जी, आज बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे ठंड वापस आ रही है और बूंदाबांदी हो रही है। बड़ा अच्छा प्लेजर है, बड़ा मजा आ रहा है जी। जो ये बीमारियां फैली जाती हैं, जो गले की बीमारियां, देखो जी, वो तो चल ही रहा, आपको पता है। जैसे मौसम चेंज होता है लोगों को रेशा जुकाम बड़ा कुछ लगता है, तो ये तो चलता ही रहता है। तो बाकी आज मौसम बड़ा अच्छा है जी। टहलने का मौसम है, सैर करने का मौसम है, जबरदस्त मौसम है। देश में जल्द ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। बता दें, अभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और फिर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है और जिसके बाद 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के 3rd फेज के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हर्षवर्धन ने यहां ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर आप 18 से ज्यादा उम्र के हैं तो तैयार हो जाइए,
क्योंकि आपके वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी शुरू होने वाला है। तो यहाँ मंत्री ने दावा किया कि भारत करीब 12 करोड़ वैक्सीन डोज सबसे अधिक तेजी से देने वाला देश है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक बैठक में मंत्री ने यह भी कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन की खरीद मूल्य और इन्हें लगाने में ढील देने का फैसला किया गया है, और जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिक 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज में वैक्सीन और इस बीच बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन और बेड की कमी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ समेत लगभग सभी जिलों से ऑक्सीजन बेड की कमी की खबरें सामने आ रही है, और जिसे देखते हुए यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपी है। इधर युद्ध स्तर पर बेड की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग को युद्ध स्तर पर प्रयास करने को कहा गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री को बड़े ऑक्सीजन प्लांट से समन्वय करके अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई लगातार बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया है। वहीं बता दें सिद्धार्थनाथ सिंह को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले एमएसएमई इकाइयों से समन्वय करके छोटे अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कराने का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे में औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने वाले इन इकाइयों को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए लाइसेंस की दिक्कत आ रही थी, पर मौजूदा हालातों को देखते हुए एमएसएमई इकाइयों को 31 दिसंबर 2021 तक लाइसेंस का नवीनीकरण और औद्योगिक के स्थान पर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए लाइसेंस से छूट दे दी गई है। उधर यूपी के बहराइच में कुछ दबंगों ने जमकर एक महिला की पिटाई कर दी, और इस मामले में महिला का गर्भपात हो गया। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने आरोप लगाया था कि दबंगों की मार से पत्नी का गर्भपात हुआ है, और फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, और यहां पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है। है कि पानी छोड़त रहे तो पतो कहिस कि पानी न छोड़ो, रोजन टेम में अब छोड़ लियो, बस ऊपर से उतरे गाड़ी उतारी लिए लगे, बस मारे लगे, हम दौड़े तो हमका मारे पतो। उधर यूपी के अमेठी में कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, और ऐसी में कोरोना महामारी के कारण लगातार लोगों के दम तोड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। उधर अमेठी में 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 281 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 5482 हो गई है। वहीं अमेठी में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 100 बेड का L2 ऑलरेडी इसमें कार्यरत है। वर्तमान में जैसे हमारे कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो उसके दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया था कि तुलई में हमारा जो 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल है, इसमें 100 बेड L2 के तैयार किए जाएँ। इसी क्रम में आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर हमारे 50 बेड विद ऑक्सीजन हमारे तैयार हो चुके हैं, और ये आज से ये फंक्शनल है। बाकी जो 50 बेड और हैं, ताकि हमारी जो संख्या 100 हो जाए, उसको जो है अगले 3 से 4 दिन में उसको भी पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। लगभग क्या संख्या हो सकती है यहाँ जो लोग एडमिट होंगे, और किस तरीके के पेशेंट यहाँ सर्वप्रथम पहले आएंगे? देखिए, ये L2 बेड तैयार किए जा रहे हैं। 100 बेड का ऑलरेडी हमारे पास में गौरीगंज में कैपेसिटी है। 100 बेड का हम यहाँ पे और तैयार कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास 200 बेड के L2 हॉस्पिटल के बेड तैयार हो जाएंगे। कब तक चालू कर रहे हैं? देखिए, कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जनपद में कोविड के बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। उसी के क्रम में तिलोई अस्पताल को 200 बेड का एक L2 हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया। उसी व्यवस्था को जांचने परखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का निरीक्षण किए हैं, और वर्तमान समय में आज की स्थिति में हमारा 50 बिस्तर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।